21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुए एक आत्मघाती विस्फोट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ले ली। इसी घटना की साजिश से जुड़ा एक नाम था तमिलनाडु का एजी पेरारिवलन, एक ऐसा युवक जिसे इस हत्या का दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन वही एजी पेरारिवलन आज हाईकोर्ट में एक वकील बन गया। लेकिन कैसे? कौन है एजी पेरारिवलन? राजीव गांधी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बने? 21 मई की रात श्री पेरम्बदूर में आखिर हुआ क्या? क्या राजीव गांधी की हत्या का असली सच कभी पूरी तरह सामने आया? इस वीडियो में आप जानेंगे इन सब सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन स्वयं एक त्रासदी से शुरू हुआ था। वो मूल रूप से राजनीति में नहीं आना चाहते थे। पेशे से वो एक पायलट थे और अपेक्षाकृत शांत जीवन जी रहे थे। राजनीति में सक्रिय भूमिका राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी निभा रहे थे। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या ने परिस्थितियां पूरी तरह बदल दी। देश उस समय हिंसा और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। ऐसे माहौल में कांग्रेस और देश को तुरंत एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो स्थिरता का प्रतीक बन सके। इसी दबाव में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कंप्यूटर, दूरसंचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने 21वीं सदी की ओर बढ़ने की शुरुआत की। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे निर्णय भी लिए गए जिनका प्रभाव बहुत दूर तक गया। उन्हीं निर्णयों में से एक था श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत की भूमिका। 1980 के दशक में श्रीलंका गंभीर जातीय संघर्ष से गुजर रहा था। सिंघली बहुसंख्यक सरकार और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच लंबे समय से तनाव था। तमिल समुदाय के एक हिस्से ने श्रीलंका में अलग राष्ट्र तमिल ईलम की मांग शुरू कर दी थी। इसी आंदोलन से LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का उदय हुआ। ये संगठन धीरे धीरे एक अत्यंत हिंसक और संगठित उग्रवादी समूह बन गया। LTTE का उद्देश्य था श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की स्थापना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष, बम विस्फोट और आत्मघाती हमलों का रास्ता अपनाया। तमिलनाडु में LTTE के प्रति सहानुभूति मौजूद थी और भारत ने शुरुआती दौर में तमिल समूहों के प्रति नरम रुख भी अपनाया था। लेकिन 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा गया ताकि LTTE को निरस्त किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। हालांकि ये मिशन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। LTTE और भारतीय सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। हिंसा बढ़ती गई और हजारों लोग मारे गए, जिनमें भारतीय सैनिक और तमिल नागरिक दोनों शामिल थे। LTTE ने भारतीय हस्तक्षेप को विश्वासघात के रूप में देखा। संगठन के प्रमुख वेलुपिल्लाई प्रभाकरण के लिए राजीव गांधी अब सहयोगी नहीं बल्कि दुश्मन बन चुके थे। इसी पृष्ठभूमि में राजीव गांधी की हत्या की साजिश तैयार की गई। 1991 में भारत में आम चुनाव हो रहे थे और राजीव गांधी सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान LTTE ने ऑपरेशन राजीव नामक योजना शुरू की। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व शिवरासन नामक व्यक्ति कर रहा था। योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी एक महिला आत्मघाती हमलावर धनु। धनु को इस मिशन के लिए तैयार किया गया। धनु की कमर में RDX और डिटोनेटर से लैस एक बेल्ट बम बांधा गया था। इस बम को सक्रिय करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उनमें 2 9 वोल्ट बैटरियां भी शामिल थीं। यहीं पर एजी पेरारिवलन का नाम सामने आता है। 1991 में पेरारिवलन केवल 19 वर्ष का था। वो तमिलनाडु का एक सामान्य युवक था जो उस समय LTTE की विचारधारा से प्रभावित था। पेरारिवलन को 2 बैटरियां खरीदने के लिए कहा गया और उसने वो काम कर दिया। 21 मई 1991 की रात श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस की चुनावी रैली आयोजित की गई थी। राजीव गांधी वहां पहुंचे और हमेशा की तरह लोगों के बीच जाकर लोगों से मिलने लगे। लोग उन्हें मालाएं पहना रहे थे और उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद भीड़ बहुत करीब तक पहुंच रही थी। इसी भीड़ में धनु भी खड़ी थी।
धनु धीरे धीरे राजीव गांधी के करीब पहुंची और राजीव गांधी को माला पहनाई और झुककर उनको प्रणाम किया। झुकने के कुछ ही क्षण बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी सहित कई लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक फोटोग्राफर के कैमरे में विस्फोट से ठीक पहले की तस्वीरें कैद हो गईं, जो बाद में जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। पूरे देश में शोक और स्तब्धता का माहौल फैल गया। ये दूसरी बार था जब नेहरू गांधी परिवार ने राजनीतिक हिंसा में परिवार के किसी सदस्य को खोया था। हत्या के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। सीबीआई ने मामले की जांच की और धीरे धीरे पूरी साजिश का खुलासा हुआ। शिवरासन और शिवरासन के कुछ साथियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पेरारिवलन भी शामिल था। उसने ये स्वीकार किया कि उसी ने बैटरियां खरीदी थीं, लेकिन लगातार ये कहता रहा कि उसे हत्या की योजना की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद अदालत ने पेरारिवलन को दोषी ठहराया। 1998 में पेरारिवलन को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसने अपनी युवावस्था जेल में बिताई। जेल के भीतर उसने पढ़ाई की, डिग्रियां हासिल की और किताबें लिखीं। दूसरी ओर उसकी मां ने उसकी रिहाई के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी और अदालतों का दरवाजा खटखटाया। ये तर्क दिया कि पेरारिवलन को निष्पक्ष न्याय नहीं मिला। समय के साथ ये मामला केवल एक हत्या के आरोपी की सजा तक सीमित नहीं रहा। ये मामला संवैधानिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। दया याचिका पर वर्षों तक निर्णय न होना एक बड़ा मुद्दा बन गया। सवाल उठने लगा कि क्या किसी व्यक्ति को दशकों तक अनिश्चितता में रखना अपने आप में एक क्रूर सजा नहीं है? तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर सामने आए। तमिलनाडु विधानसभा ने दोषियों की रिहाई के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, जबकि केंद्र सरकार इसका विरोध करती रही। अंततः 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का उपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया। जब पेरारिवलन जेल गए थे तब उनकी उम्र 19 वर्ष थी। जब वो बाहर निकले तब उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुकी थी। उनकी पूरी जवानी जेल में बीत गई थी। जेल से बाहर आने पर उनकी मां ने उन्हें गले लगाया। ये दृश्य कई लोगों के लिए भावनात्मक था, जबकि कुछ लोगों के लिए ये न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला क्षण भी था। रिहाई के बाद पेरारिवलन ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। वर्षों तक जेल में पढ़ाई करने और कानून तथा न्याय व्यवस्था को करीब से देखने के बाद पेरारिवलन ने कानून की पढ़ाई आगे बढ़ाई। बाद में उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। राजीव गांधी की हत्या ने भारत को एक ऐसा घाव दिया जो पूरी तरह कभी नहीं भर पाया। पेरारिवलन की कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, किसी बड़े अपराध में छोटे किरदारों की जिम्मेदारी आखिर कितनी मानी जानी चाहिए? एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या थी, दूसरी तरफ पेरारिवलन, जिन्होंने 31 साल जेल में बिताए और बाद में अदालत में वकील के रूप में खड़े हुए। यह घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं, बल्कि न्याय, जिम्मेदारी और मानव जीवन की कीमत पर एक जटिल बहस बन गई है।